यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उत्तरवर्ती मुगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका संक्षिप्त परिचय आप देख लें कि यूरोपीय कंपनियों को पढ़ने के पहले हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी थी इसमें पढ़ेंगे। प्रमुख कंपनियों में आप देखेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश और स्वीडिश कंपनियां, ये यूरोपीय कंपनियां थी जो क्रमवार, क्रमिक रूप से भारत में आई और अपनी फैक्ट्रियों को की स्थापना की। इन लोगों को हम लोग पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के पहले पृष्ठभूमि के तरफ जाएंगे, पृष्ठभूमि की का नॉलेज लेंगे कि इनका आगमन, पृष्ठभूमि और आगमन किस क्रम से हुआ, इसमें प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फिर इनका विस्तार और पतन, फिर पुर्तगाली कंपनियों का प्रभाव, पुर्तगाली कंपनियों का प्रभाव कहां कैसे रहा। इसमें प्रमुख गवर्नर जो थे फ्रांसिस डी अल्मेडा, उसके बाद अल्बुकर्क, उसके बाद नीनो डी कुन्हा को पढ़ेंगे। ये क्रम है इनका। पहले हम लोग इनके क्रम को देखेंगे अर्थात सामान्य परिचय और इनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे ये कंपनियों का फ्लैग है, आप इसको पहचाने और देखें यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ इस क्रम में हुआ, अर्थात ये फ्लैग जो है ये दर्शाता है पुर्तगाल का और ये डच का, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच, यही क्रम है आने का। भारत में पुर्तगालियों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। आप देखेंगे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग देखेंगे कुछ फैक्ट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट करते चलेंगे, नोट करेंगे इसको। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। चलिए मैं देख रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देखेंगे। पुर्तगाली यूरोप में, देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां जो थी ये किस क्रम में आई। एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस क्रम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, तो आप देखेंगे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, 1498 में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच है 1595 ईस्वी में, फिर आप देखेंगे इनका अंग्रेज आए, अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। फिर देखेंगे डेन 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। अर्थात क्रम देखिएगा, क्रम पहले पुर्तगाली, फिर डच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। आप याद करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और याद करें। पहले कौन है? पुर्तगाली है, पहले पुर्तगाली। आप मेरे साथ काउंट करेंगे, पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज के बाद डेन और फिर फ्रांसीसी। फिर आप रिपीट करेंगे आगमन का क्रम क्या हुआ। पुर्तगाली आप कमेंट कर देंगे, कमेंट करते जाएंगे। अगर आप कॉन्शियस होके जुड़े हैं तो कमेंट करें आगमन का क्रम क्या हुआ। पुर्तगाली, उसके बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन और फिर फ्रांसीसी। ये आगमन का क्रम है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी स्थापना का क्रम,
देखिए आगमन का क्रम अलग है, वो अलग पूछ लिया जाता है कि आगमन का क्रम क्या हुआ। इसी सिलसिले में फिर स्थापना का क्रम, पुर्तगाल यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम क्या हुआ, अर्थात पुर्तगाली कंपनी की स्थापना पहले हुई, फिर अंग्रेज, उसके बाद डच, डच के बाद डेन और फ्रांसीसी। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना पहले हुई, उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, डच के बाद डेन, डेन के बाद फिर फ्रांसीसी। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे जुड़े रहेंगे। प्रथम फैक्ट्री स्थापना, अर्थात भारत में देखा जाए, भारत में किस यूरोपीय कंपनियों ने पहला फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात पहली बार कारखाना की स्थापना किस यूरोपीय कंपनियों ने भारत में की। आप देखेंगे पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच ने मसूलीपट्टनम में, फिर अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में ही 1611 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी कंपनी ने सूरत में 1668 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की। चलिए स्थापना का क्रम हम देख रहे थे, और किस क्रम में किस यूरोपीय कंपनियों ने पहली बार कंपनी की स्थापना की। तो आप देखेंगे पुर्तगालियों ने कहा कि कोचीन में, डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, फ्रेंच ने सूरत में 1668 ईस्वी में पहली बार फैक्ट्री की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पृष्ठभूमि देखा जाए, इसका कुछ पृष्ठभूमि देख लिया जाए, कैसे संबंध रहे हैं, तो कैसे संबंध रहे हैं। देखिए मध्यकाल में देखा जाए भारत और यूरोप से व्यापारी संबंध थे। भारत का यूरोप से या यूरोप का भारत से व्यापारिक संबंध मध्यकाल में ही स्थापित हो गए थे। ये व्यापार मुख्यतः देखा जाए भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य होता था। देखिए पृष्ठभूमि को हम लोग देख रहे हैं, समान परिचय। इन कंपनियों को पढ़ने के पहले समान परिचय को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम समान परिचय को समझ जाएंगे, समान परिचय को समझेंगे, तो आगे पढ़ने में हमें आसानी होगी। इसलिए देख रहे हैं कि भारत का मध्यकाल में ही भारत का यूरोप से व्यापारिक संबंध थे, और भारत का यूरोप से व्यापारिक संबंध जो था, तो यह व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य होता था। और यह व्यापार मुख्यतः देखा जाए मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा होता था। मध्यकाल में ही भारत का यूरोप में व्यापारिक संबंध था, और यह व्यापार भारत के समुद्री तट अर्थात पश्चिमी समुद्री तट से लाल सागर और मध्य एशिया के बीच होता था। ठीक है, इसको हम लोग एक बार अलग क्लास में मैप के थ्रू समझेंगे, वहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर भी थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं, इसका सामान्य परिचय हम लोग ले रहे हैं, फिर इसका डिटेल मैप के थ्रू देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे विस्तार हुआ। इसी सिलसिले में हमने देखा कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक संबंध था और व्यापार होता था। यह मुख्यतः देखा जाए भारत से मसालों और विलासी वस्तुओं का व्यापार
मध्य एशिया और यूरोपीय कंट्रियों के मध्य होता था। यूरोपीय मसालों और विलासी वस्तुओं का व्यापार करते थे। और यह मसाला देखा जाए कि यूरोप में ठंडे के दिनों में, यूरोप में आपको पता है कि यूरोप जो है ये ठंडा प्रदेश है, इसलिए यूरोप में जब ठंडे के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए ये लोग अत्यधिक मसाले का प्रयोग करते थे। इसलिए मसालों का प्रयोग यूरोप में ठंडे के दिनों में मांस को सुरक्षित और उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता था। और इसके साथ ही विलासी वस्तुओं का भी व्यापार ये लोग करते थे। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली राजकुमार बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हेनरी द नेविगेटर। आप याद रखेंगे पुर्तगाली राजकुमार। आप कॉन्शियस होके जुड़े रहें, कमेंट करते रहें कि आप जुड़े हुए हैं। देखिए, आप लोगों का कमेंट जो होता है हम लोगों को एनर्जी बूस्ट अप का काम करता है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। जब आपके माध्यम से कमेंट आएगा तो हम लोगों को महसूस होगा कि आप कॉन्शियस होके जुड़े हुए हैं और वो एनर्जी बूस्ट अप का काम करता है। एनर्जी आती है और उस एनर्जी से हम लोग भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्रा को संभव बनाने के लिए, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्रा को संभव बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए दिक सूचक यंत्र का अर्थ होता है दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्रा को संभव बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए दिक सूचक यंत्र द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण किया जिससे लंबी समुद्री यात्राएं संभव हुई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, आप याद रखेंगे कि जब पुर्तगालियों का आगमन शुरू हुआ, नाविकों ने आना शुरू किया, उसी समय पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्रा को संभव बनाने के लिए दिशा सूचक यंत्र और सारणियों के माध्यम से, तालिकाओं के माध्यम से इस समुद्री यात्रा को और आसान बना दिया। इसी समय देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो रही है विश्व इतिहास में। 1453 ईस्वी में देखेंगे कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया यूरोपीय जब आगमन होने लगा, इसी समय देखेंगे कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। अंततः तुर्कों का यूरोप की ओर जाने के वाले स्थल मार्ग पर अधिकार हो गया। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो तुर्क के लोग जो थे उनका यूरोप की ओर जाने वाले मार्ग पर अधिकार हो गया, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय कंपनियों या यूरोपीय यात्रियों को आने में कठिनाई हुई और वो रास्ता बंद हो गया। इसलिए इन्होंने फिर दूसरे रास्ते की तलाश करनी शुरू कर दी, क्योंकि 1453 ईस्वी में देखेंगे कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद तुर्की साम्राज्य का तुर्कों का यूरोपी जाने वाले रास्ते पर अधिकार हो गया और इन्होंने
इस रास्ता को अवरुद्ध कर दिया। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज उत्तर महासा अंतरीप केप ऑफ गुड मैंने कहा कि जब कुस्तुनिया का पतन हुआ तो जो मध्यकाल में यूरोपीय व्यापारी आया करते थे उस पर तुर्की साम्राज्य का तुर्कों का अधिकार हो गया और वो रास्ता ब्लॉक हो गया। तत्पश्चात 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप अर्थात केप ऑफ गुड होप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो आप देखेंगे केप ऑफ गुड होप का पता बार्थोलोमेओ डियाज ने लगाया था। इसके बाद वास्को डिगामा देखेंगे कि प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री, प्रथम पुर्तगाली और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा 90 दिन प्रथम पुर्तगाली और प्रथम यात्री को देखेंगे वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मुनीद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल मुनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के समुद्री तट हेलो, कुछ प्रॉब्लम के वजह से बीच में मैं डिस्टर्ब हो गया आप लोगों के क्लास से, इसलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं वहीं से। आप जुड़े हैं, चलिए आप जुड़े हैं। कैमरा का बैटरी ऑफ हो गया था, ओके, कैमरा का बैटरी ऑफ हो गया था। मेरे टेक्नीशियन है, इस पे ध्यान दें कि हाँ कैमरा का बैटरी ऑफ ना हो। चलिए आप लोग जुड़े, आप लोगों की दुविधा मैं समझ रहा हूं। ओके सर, चलिए जुड़ जाइए। हम लोग देख रहे थे कि मध्यकाल में यूरोपीय संबंध हम लोगों से था, व्यापारिक हुआ करते थे पश्चिमी समुद्री तट से। इसी सिलसिले में हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करके, वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करके आपको
अब्दुल मुनीद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। अब्दुल मुनीद गुजराती पथ प्रदर्शक के माध्यम से कालीकट, भारत के कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा। कब? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक मुनीद की सहायता से भारत के कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा। इसी में देखेंगे कालीकट के शासक जमोरीन, कालीकट का शासक, तत्कालीन शासक कौन था? जमोरीन वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन वास्को डी गामा के समुद्री तटों पर पहले से व्यापार कर रहे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। देखिए, जब व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा, इसके पहले हम अरब भारत से व्यापार कर रहे थे और उस समुद्र तट पर अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। पूछ लिया जाता है कि जब वास्को डी गामा तट पर पहुंचा तो वहां का शासक जमोरीन था, जो उसका स्वागत किया, लेकिन पहले से अरब व्यापारी जो थे वहां इस पर कालीकट के तट पर अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया और प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई। इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि वास्को डी गामा यहां से लौटते समय मसाले एवं जड़ी बूटियों को ले गया, जिनकी मांग यूरोप में काफी थी। जब विरोध के फलस्वरूप जब